Hi guys, welcome to our channel The India Reads. Today on 2nd July is a World Sports Journalist Day. This day is celebrated to mark the services of the sports journalist for the promotion of sports. And in my previous lecture, we have done our first chapter of economics in 9th standard. Chapter name was The Story of Village Palampur. And today we are going to start our second chapter of economics, and the chapter name is Pupil as a Resource. Chapter name is Pupil as a Resource. And pupil as a resource means कि लोग एक संसाधनों के तौर पे pupil as a resource. Why the chapter has been given the name pupil as a resource? क्योंकि इस चैप्टर में ये बताया गया है कि कैसे जो इंसान हैं, जो प्यूपल हैं, उनको एक रिसोर्सेज की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, विच विल बी हेल्पफुल फॉर द प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ द कंट्री. एंड दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स हाउ अ ह्यूमन कैन बी बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, और he can be say he is the asset for the economy. He can be say asset for the economy. Asset means संपत्ति. संपत्ति का मतलब क्या है कि कैसे हम एक ह्यूमन को, एक इंसान को एज अ इकोनॉमी में किस तरह से यूज करें कि वो हमारी इकोनॉमी के लिए एक संपत्ति का काम करे, कि वो हमारे फ्यूचर को अच्छा बना सके. तो आई विल टेल यू टू एग्जांपल्स हाउ अ रिसोर्स और पीपल कैन बी प्रोडक्टिव. आई विल गिव यू टू एग्जांपल. You can take any two names. For example, you can take Ram and Mohan. Two characters are there, Ram and Mohan. मैं आपको दो कैरेक्टर लेके ये बात समझाने जा रहा हूँ कि किस तरह से कोई रिसोर्स या कोई जो पीपल है वो प्रोडक्टिविटी के लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है. मैं एग्जांपल ले रहा हूँ राम की और मोहन की. एग्जांपल, राम इज अ विलेज बॉय एंड मोहन इज आल्सो अ विलेज बॉय. बोथ आर ऑफ द सेम विलेज. तो राम क्या है, राम्स फादर इज रिलेटेड विद एग्रीकल्चरल फील्ड. राम के फादर खेती बाड़ी का काम करते हैं. राम्स मदर कंडक्ट द हाउस होल्ड एक्टिविटीज, हाउस होल्ड डोमेस्टिक वर्क. तो राम के मदर जो है वो घर का कामकाज करते हैं. बट बोथ हस्बैंड एंड वाइफ फोर्स्ड हिम टू डू स्टडी मोर एंड मोर एंड मेक हिज कैरियर ब्राइट, एंड ही डिड द सेम थिंग. He did hard work and he became engineer in the private company or in the private firm. He became engineer. Yeah, he get a job in the private firm or company. यानी कि स्टडी करके उसको क्या हुआ, एक अच्छी जॉब मिल गई, रेप्यूटेड जॉब मिल गई किसी प्राइवेट फर्म में या कंपनी में. He also invented new software. After some time, his boss rewarded him in promotion. तो उसके बॉस ने उसकी क्या कर दी, प्रमोशन कर दी. लेकिन उसकी प्रमोशन किस बेस पे हुई, बेस्ड ऑन हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन एंड स्टडी. स्टडी के बेस पे. और दूसरा जो करेक्टर है, दूसरा करेक्टर कौन सा था, मोहन. अब मैं मोहन की बात करने जा रहा हूँ. मोहन फादर पास्ड अवे इन द अर्लियर ईयर्स. उसके फादर की, वो छोटा सा था जब उसकी फादर की डेथ हो गई. एक्चुअली हिज मदर जो थी, his mother was selling fish in the village. So his mother was ill, so he has to do same occupation or profession. He engaged in the same profession, but his income was very low due to his low education. उसकी एजुकेशन क्या थी, कम थी. और वो काम क्या करता था, सोल्ड फिश, मछलियां बेचने का काम करता था. तो यहाँ पे मैं ये एग्जांपल क्यों मैंने आप लोगों को दी है, एक्चुअली वांट टू कंपेयर both the characters. Due to education, Ram has achieved good designation, good reputation in the society. But मोहन जो था, मोहन को अच्छी जगह नहीं मिल पाई, उसकी इनकम भी लो रही. किसके कारण, क्योंकि उसकी एजुकेशन लो थी. तो यह इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया है पीपल एज रिसोर्स. कि लोग जो हैं, जो इंसान है, जो ह्यूमन कैपिटल है, वो एक रिसोर्स की तरह है. अगर उस रिसोर्स को आप
पॉलिश करोगे, आप उसको अपॉर्चुनिटीज दोगे, तो ही विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन द फ्यूचर, आपको उससे क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। तो ये इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपको क्लियर हो सके कि क्या रोल है एजुकेशन का, क्या रोल है स्किल्स का हमारी डेली लाइफ में। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब मैं डिस्कस कर रहा था आपसे कि पीपल एज अ रिसोर्स, कि पीपल्स का क्या रोल रहता है इसमें। अब मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं आपको जापान की। जापान ने क्या किया, इन्वेस्टेड इन एजुकेशन एंड जापान ने इन्वेस्टमेंट करी, किस चीज में इन्वेस्ट करा उसने, इन एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज। उसने पैसा किस चीज पे लगाया, उसने एजुकेशन पे पैसा लगाया, ठीक है, शिक्षा पे पैसा खर्च किया, और मेडिकल फैसिलिटीज, ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे जो जापान में लोग रहते हैं। एंड ड्यू टू दिस they became developed, or you can say rich people or rich country। जापान ने कहा इन्वेस्टमेंट करी, एजुकेशन में और मेडिकल फैसिलिटीज में, और उसके बलबूते पर वो क्या हो गए, वो डेवलप और रिच कंट्री में काउंट होने लगे। तो यही मेरा एक पॉइंट था जो मैं कहना चाहता था, पीपल एज अ रिसोर्स, कि जो लोग हैं वो आपके लिए एक रिसोर्स हैं। तो वो रिसोर्स को जितने ज्यादा मौके मिलेंगे, जितनी ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी, जितनी ज्यादा हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी, और जितनी ज्यादा उसको एजुकेशन मिलेगी, उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा वो डेवलप्ड होगा। तो यही चीजें जो हैं किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा क्या है, ये जरूरी है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी एक्टिविटीज के बारे में, कि ये इंसान अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। तो मैं आपको एक प्रीवियस एग्जांपल के साथ इस टॉपिक के साथ अटैच करूंगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन वुमेन। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मैं बात करने जा रहा हूं। अब मैंने प्रीवियस बताया, राम और मोहन के कैरेक्टर के बारे में बताया था कि एक पर्सन जो था उसको गेट अ जॉब इन प्राइवेट फर्म एंड कंपनी, और जो सेकंड वन था वो क्या कर रहा था, सेलिंग फिश, मछलियां बेचने का काम करता था। दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मींस which earn some money, due to which you can earn some money, जिसके दम पर आप कुछ पैसा कमा सकते हो, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज कह सकते हैं। एंड दीज इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इसको 3 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट वन आर प्राइमरी एक्टिविटीज, second is secondary activities, and third tertiary activities। तो एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कुछ इनकम कमाने में हेल्पफुल होती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिवाइड किसमें कर सकते हैं, 3 चीजों में डिवाइड कर सकते हो, प्राइमरी एक्टिविटीज, secondary activities, और third tertiary activities। Now I am going to explain one by one what is meant by these activities. First of all there is primary activities। तो primary activities कौन सी होती हैं? तो primary activities में आप किस किस चीज को काउंट कर सकते हो? Primary activities। Primary activities में क्या क्या आ जाएगा आपका? Primary activities में मान लो एग्जांपल आपका माइनिंग का काम आ गया, है ना, एनिमल हस्बेंड्री का काम आ गया, एग्रीकल्चर का काम आ गया, एग्रीकल्चर का काम आ गया मान लो, ठीक है। ये सारी क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज में आ जाती हैं, जो हम किसी लैंड पर करते हैं। लाइक आपने माइनिंग का काम शुरू कर दिया, एनिमल हस्बेंड्री का काम शुरू कर दिया, या आप एग्रीकल्चर कर रहे हो। These all are included in primary activities। Now, what are secondary activities? Secondary activities are included secondary activities। अब secondary activities में क्या क्या आ जाता है, related to manufacturing,
related to manufacturing. Manufacturing means production. जिस एक्टिविटी में किसी भी चीज की प्रोडक्शन करी जाती है उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। और थर्ड मैंने आपको बताई थी टर्शरी एक्टिविटीज। ये टर्शरी एक्टिविटीज क्या होती हैं? दीज आर लाइक सर्विसेज, लाइक एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ये एक ऐसी सर्विसेज है, लाइक कोई बैंकिंग कंपनी है वो आपकी सेवा के लिए बनी है, या एजुकेशन फील्ड है, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, कोई कोचिंग सेंटर्स हैं, वो भी एक तरह की सर्विसेज है। और इंश्योरेंस कंपनी वो भी क्या है? एक तरह की आपके लिए सर्विसेज है। तो these are the three categories of economic activities: primary activities, secondary activities, and tertiary activities. Further, these activities are classified into two categories. Further, these are classified into two categories. जो economic activities होती है इनको आगे two categories में बांट दिया जाता है। एक आ जाती है, first one is market activities, market activities, और दूसरी आ जाती हैं नॉन मार्केट एक्टिविटीज, नॉन मार्केट एक्टिविटीज। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज? पहले मैं मार्केट एक्टिविटीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। टू पे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेल, टू पे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर दी सेल। मान लो आपने किसी ऐसी चीज का प्रोडक्शन किया है जिसको सेल किया जाना है, तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? आपको पैसे मिलेंगे, टू पे। तो वो कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? मार्केट एक्टिविटीज। और एक मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है गुड्स एंड सर्विसेज। ये एग्जाम में अक्सर ही क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज मेंट बाय गुड्स एंड सर्विसेज, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। Goods are made of any matter or material, like shoes are made of leather, these are included in the goods. And what are services? Services are not made of any matter or material. You can also count any school building, any insurance company. जो ये चीजें हैं, स्कूल है, इंश्योरेंस कंपनी है, ये किसी चीज की नहीं बनी हुई, ये जस्ट सर्विस दे रहे हैं, तो उनको सर्विसेज का नाम देते हैं। और गुड्स, जैसे जूते हैं वो लेदर के बने हुए हैं, तो वो क्या होती है? वो गुड्स होती है। तो ये थी मार्केट एक्टिविटी, जिसके बदले में टू पे कुछ मिले, कि आपने किसी चीज की प्रोडक्शन करी है और वो चीज सेल होनी है, तो उसको क्या कहेंगे? मार्केट एक्टिविटीज। तो नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या होती हैं? नॉन मार्केट एक्टिविटीज, नॉन मार्केट एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। क्या मीनिंग है इसका? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। सेल्फ कंजप्शन का मतलब क्या होता है? जब आप अपने ही गुजारे के लिए, अपने ही खाने के लिए किसी चीज को प्रोड्यूस करते हो और उसके बदले में आपको कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं मिलती, कोई सरप्लस आपके पास वो चीज नहीं होती कि आप उसको सेल करके कोई पैसा कमा लो, तो वो कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? नॉन मार्केट एक्टिविटीज में वो आ जाती हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ लेबर। हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर की बात करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। डिवीजन ऑफ लेबर में क्या होता है? जनरली लुक दैट वुमेन लुक आफ्टर द डोमेस्टिक हाउस होल्ड वर्क। वो जो घर की औरतें होती हैं वो घर के काम काज संभालती हैं, एंड द मेल, जो मेल सोसाइटी है वो क्या करती है? वो आपको बिजनेस करती है, किसी न किसी फील्ड वर्क में लग जाती है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, एनी इंडस्ट्री। तो मींस डिवीजन ऑफ लेबर में क्या है कि मेल और फीमेल असाइन्ड ड्यूटी अकॉर्डिंग टू देयर अबिलिटी और कैपेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू देयर अबिलिटी, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको ड्यूटी असाइन कर दी जाती है। अगर इफ फीमेल इज अ हाउसवाइफ, शी हैज टू डू हर हाउस होल्ड वर्क,
If she is also educated, she can also do occupation like male society. She can also join any industry. She can also join any school, any institution. तो वो क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर. लेबर को क्या कर देना, डिवाइड कर देना, उसकी क्या कर देनी, डिवीजन कर देनी. तो अब मैं क्या डिस्कस करूंगा, मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग. मेजर determinants of earning. कि पर्सन को अर्निंग करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, कौन कौन सी चीजें. इसमें मैं दो चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है पीपल एज रिसोर्स. तो इसमें मैं उन्हीं रिसोर्सेस की बात करने जा रहा हूं जो हमको मिलने चाहिए. एजुकेशन एंड स्किल. शिक्षा और स्किल क्या है, कुशलता, उस काम को करने की स्किल. जैसे आज ड्यूरिंग दीज डेज वोकेशनल कोर्सेज आर गोइंग ऑन, नंबर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज आर गोइंग ऑन एंड दीज आर मच बेनिफिशियल फॉर द स्किल्स, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू स्किल्स. तो ये प्रोवाइड करवाना किसकी जिम्मेवारी है, हमारी कंट्री की, हमारी सोसाइटी की. दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल एज अ रिसोर्स. वी शुड नॉट काउंट देम एज अ लायबिलिटी, वी शुड काउंट देम एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी. कि वो हमारी इकोनॉमी की एक संपत्ति है, एक जायदाद है. अगर वो डेवलप होंगे देन आवर कंट्री विल आल्सो डेवलप इन अ बेटर वे. अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. तो इसमें मैं क्या बताने जा रहा हूं कि पॉपुलेशन की क्वालिटी पे क्या डिपेंड करता है. जिस तरह की पॉपुलेशन की क्वालिटी होगी, इट विल डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री. कि जिस तरह की आपकी पॉपुलेशन है, अगर वो एजुकेटेड है, लिटरेट है, इलिटरेट है, अनएजुकेटेड है, अगर वो वोकेशनल कोर्स जानते हैं, मींस अगर आपकी कंट्री की ग्रोथ रेट जो है वो किस चीज पे डिपेंड करेगी, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन पे. इफ दे आर एजुकेटेड एंड वेल दे नो अबाउट द वेल टेक्नोलॉजीज, देन आवर कंट्री विल बी ग्रोथ, then our country will do good growth. हमारे देश के अच्छा विकास हो पाएगा. But if they are illiterate or uneducated, then our country can't do any progress or any growth. और दो चीजें और इसमें आएंगी हमारी कंट्री के लिए जो एक एसेट बन सकती हैं. एसेट मींस मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे देश के लिए एक संपत्ति का रोल अदा करेंगी. उसमें दो चीजें आएंगी, एक आएगी लिटरेसी एंड हेल्दी पॉपुलेशन. लिटरेसी एंड हेल्दी पॉपुलेशन. एक, लोगों का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है. लिटरेसी रेट बहुत अच्छी होगी तो कंट्री भी क्या करेगी, अच्छी ग्रोथ करेगी. और सेकंड इज हेल्दी पॉपुलेशन. इफ दे आर हेल्दी देन our country can do progress in a better way. But if they are not healthy, then how they can do contribution in the growth of the country. तो सबसे पहले मैं डिस्कस किसके बारे में करने जा रहा हूं, एजुकेशन के बारे में. एजुकेशन. एजुकेशन क्या करती है, it enhances the national income. It enhances the national income. एजुकेशन का क्या रोल है, ये नेशनल इनकम में एक बहुत अहम रोल अदा करती है. इफ यू आर एजुकेटेड यू कैन अर्न गुड मनी एट अ रेप्यूटेड डेजिग्नेशन, देन आवर कंट्री विल आल्सो डू प्रोग्रेस विद अस. अगर हम एजुकेटेड हैं तो क्या होगा, हमारा देश, हमारी सोसाइटी भी क्या करेगी, तरक्की कर पाएगी. तो अब ड्यूरिंग लास्ट ईयर्स गवर्नमेंट आल्सो डूइंग ग्रेट एफर्ट्स टू प्रमोट द एजुकेशन. इन आई विल गिव यू वन एग्जांपल. नियर अबाउट इन 1951 एंड 52 जो एक्सपेंडिचर उन्होंने किया, एक्सपेंडिचर परसेंट जीडीपी, क्या उनका एक्सपेंडिचर रहा 1951 1952 में 0.64%. नियर अबाउट 0.64% उन्होंने खर्चा किया किस पर, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए. और अगर मैं बात करूं 2002 एंड 3 की, तो वो कितना हो गया 3.98%. तो यहां पर क्या पता चल रहा है कि कहां 1951-52 में सिर्फ 0.64% यानी कि 1% से कम पैसा जो था एजुकेशन पर वो खर्च कर रहे थे. लेकिन 2002 एंड 3 में जाके वही ग्रोथ रेट क्या हो गई 3.98, नियर अबाउट
4%. And this is the proof our government is doing great efforts to promote our education. I have a number of more examples. I am going to give you more examples. अगर मैं बात करूं लिटरेसी रेट की, लिटरेसी रेट, सेम एग्जांपल, इन 1951 इट वाज नियर अबाउट 18%, मींस सिर्फ 18% लोग थे जो पढ़े लिखे थे. आउट ऑफ 100 ओनली 18 लोग वर लिटरेट, 18 पीपल वर लिटरेट. बट इन 2001 इट वाज नियर अबाउट 65%. 2001 में आके क्या हुआ, 100 में से 65% लोग जो वो पढ़े लिखे हैं. These great efforts are doing by our government. There are number of example. You can take example of midday meal. Midday meal. This scheme is also introduced by government to promote the attendance of the children and to encourage and to promote and to improve their nutritional health. Nutritional health मतलब एक बच्चा जो होता है उसको कुछ पौष्टिक तत्व चाहिए होते हैं जो उसकी बॉडी की पूरी ग्रोथ और विकास कर सके. तो गवर्नमेंट ने एक मिड डे मील सिस्टम शुरू किया है. गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वहां पर बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है. एक तो बच्चे इनकरेज होते हैं, उनकी अटेंडेंस बढ़ती है, और दूसरा क्या होता है, उससे उनकी जो न्यूट्रिशनल हेल्थ है, जो उनकी सेहत है, उनको पूरे पौष्टिक तत्व मिल जाते हैं एंड दे आर मच हेल्दियर देन द अदर्स. एंड दूसरी जो है सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा Abhiyan. It was also introduced by the government, and in this scheme it was compulsory to give education from 6 to 14 years children, 6 to 14 year children by 2010. तो गवर्नमेंट ने ये भी स्कीम चलाई, सर्व शिक्षा अभियान. अब नाम से क्लियर हो रहा है, सर्व शिक्षा मतलब सभी को शिक्षा दी जाए. अभियान मीन्स एक मुहिम चलानी. तो गवर्नमेंट ने एक मुहिम चलाई कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको क्या किया जाए, उनको जरूरी शिक्षा दी जाए. ये प्राइमरी एजुकेशन हर एक के लिए क्या कर दी गई है, कंपलसरी कर दी गई है. इसके अलावा देयर इज आल्सो ग्रोथ, देयर इज आल्सो रैपिड इंक्रीमेंट इन द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज इन आवर कंट्री. ये भी क्या है, गवर्नमेंट का ग्रेट एफर्ट कह सकते हो. बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन चलाई जा रही है. किसके लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द एजुकेशन. इफ एजुकेशन विल बी ग्रोथ, इफ एजुकेशन विल डू ग्रोथ, देन आवर कंट्री विल आल्सो डू ग्रोथ. तो ये था मेरा एजुकेशन का पॉइंट. कहने का मतलब पीपल एज अ रिसोर्स, कि अगर हमारे जो रिसोर्स हैं, हमारे जो लोग हैं, पीपल हैं, अगर उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अगर उनको अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी, then they will become more successful in their career and our country will do progress. Now our only 2 points left. In my next lecture we will discuss about health and unemployment. Bye. And if you like my lecture, please subscribe my channel.